हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है आपको ठीक से? ललित कुमार, विनोद, प्रिया, तरुण, मेरी आवाज़ आ रही है आपको ठीक से? बोलो भाई। चलो, तो आज फाइनल लिस्ट आ चुकी है और कुछ ऐसे पद हैं जिन पर क्या है कि अभी जो है वेटिंग आना बाकी है। वैसे तो एक बच्चा मेरे से कह रहा था कि सर यूनिवर्सिटी की तरफ से मना किया गया है वेटिंग के लिए, तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि देखो जब सीटें खाली रहती है, अभी 467 उधर है और लगभग 48 सीट टीएसपी की है और 467 सीटें जो है आपके नॉन टीएसपी की है। ठीक है, टोटल मिला के तो सीटें तो बच रही है, तो उन पे कैंडिडेट ऐसा तो है नहीं कि कैंडिडेट मिले नहीं उन पे। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में वेटिंग जो है आ जाए। ठीक है, वो तो आएगी वेटिंग, तो ऐसा नहीं है, पूरी सीटें वो भरेंगे और जो बच्चे रह गए हैं वो तो कोशिश करेंगे ही ना। तो सीटें नहीं निकाले वेटिंग की तो वो तो एक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के कंफ्यूजन है, कई बच्चों के कंफ्यूजन है, मेरे से पूछ रहे थे कि सर वेटिंग के लिए मना कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, वेटिंग आएगी, थोड़ा समय लगेगा। वेटिंग आप लोगों को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है ना। बाकी ये है कि अपनी क्लासेज जो है मैंने आपको बता ही दिया था, अपन 15 से शुरू करने वाले थे, लेकिन 15 तारीख को जो है स्वतंत्रता दिवस है, फिर अगले दिन संडे है, इस वजह से क्या है कि जो क्लास है अपनी रेगुलर वो 17 अगस्त से ही प्रारंभ होगी। और रही बात टाइम की, तो टाइम का थोड़ा सा इशू आ रहा है, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है सुबह के टाइम में। और मेरी क्या है कि शाम को 5 बजे से क्लास रहती है सेकेंड ईयर की। अभी फर्स्ट ईयर की क्लास मैंने स्टार्ट नहीं करी है, फर्स्ट ईयर की क्लास अगले महीने स्टार्ट करूंगा मैं। तो थोड़ा सा टाइम का इश्यू आ रहा है, तो आप लोग मुझे क्या है कि बता देना कि क्लास आपके लिए कब कंफर्टेबल रहेगी। नॉर्मली क्या है कि वैसे तो सुबह का टाइम मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह क्या है कि माइंड फ्रेश माइंड से जब अपन क्लास लेंगे ना, तो उसमें क्या है कि आपको अच्छे से बढ़िया और समझ में आएगा। और शाम तक क्या है कि दिमाग थक जाता है। ठीक है, शाम तक जो है दिमाग थक जाता है, और सुबह सुबह तो क्या अपन सोकर उठते हैं, अपना दिमाग ताज़ा रहता है, तो ताज़ा दिमाग में क्या है कि चीज़ें जल्दी याद होती है। ठीक है, तो आप लोग मुझे एक बार बता देना कि कौन से समय पर आपका क्लास लेने का मन है। ठीक है, तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रस शास्त्र का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है, जिसे कहते हैं पारद। क्या कहते हैं? पारद, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बोले तो मरकरी। मरकरी अगर आपने नहीं देखा हो तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मरकरी जो है आपने बचपन में, अब तो खैर डिजिटल आने लगे हैं थर्मामीटर, पारे वाला 7 बजे से 8 बजे तक, सुबह या शाम को? तरुण, सुबह या शाम को? सुबह। चलो ठीक है, मैं 2-3 टाइम डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग मुझे सेलेक्ट करके बता देना, जिस पर आप लोगों की इच्छा होएगी उसी टाइम पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मरकरी आपने देखा होगा पारद। बचपन में जब अपन डॉक्टर के पास में जाते थे तो थर्मामीटर हमारे मुख में लगाते हैं, तो
वो जो उसके अंदर आपने देखा होगा ना सफेद कलर का, जैसे चांदी जैसे कलर का एक लिक्विड भरा रहता है, उसे ही क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ये जो मरकरी है ये हमारे जो चिकित्सा के जो उपकरण है उनमें, जैसे थर्मामीटर में, आजकल तो डिजिटल आने लग गए थर्मामीटर, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, बीपी उपकरण, बीपी उपकरण में भी थर्मामीटर वाले बीपी उपकरण आते हैं, आप मेरे पास है अभी भी, ठीक है। तो जो बीपी वाले और आजकल इसके अलावा डिजिटल भी आने लग गए, डिजिटल थर्मामीटर आने लग गए, डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट आने लग गए। लेकिन ये तो बंद हो गया, ये तो नहीं आता आजकल, ये तो डिजिटल ही आता है। लेकिन ये अभी भी मरकरी वाला आता है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है ना, मरकरी वाले की जो बीपी इंस्ट्रूमेंट की जो बीपी नापने की जो एक्यूरेसी है, यानी बहुत एग्जैक्ट नापता है, ठीक है। डिजिटल वाला तो क्या है, गलत सलत कई बार रीडिंग बता देता है। चलो ये बात अपन को नहीं करनी है, अपन तो बात कर रहे हैं मरकरी के बारे में, ठीक है। मरकरी के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया है, तो पारद जो है सबसे मुख्य तत्व माना गया है आयुर्वेद का सबसे मुख्य तत्व माना गया है पारद को, ठीक है। इसे भगवान पारद को भगवान शिव का वीर्य कहा गया है, ठीक है। आपकी बुक में स्टोरी नहीं है, हमारी बुक में स्टोरी थी, रसशास्त्र के नाम से हमने पढ़ाई करी है इसकी। तो इसमें स्टोरी ये होती है कि जैसे जब माता पार्वती और भगवान शिव, एक पहाड़ी है, ठीक है, वहां पर जब मैथुन कर रहे थे, तो उस समय पर क्या है कि मुझे हल्की हल्की सी याद है कहानी, तो किसी ने उनको किसी ऋषि मुनि ने उनको देख लिया था, ठीक है, मैथुन करते हुए। तो गुस्से में आकर जो भगवान शिव है, उन्होंने अपना जो वीर्य है वो हाथ में लेकर और उसके ऊपर फेंका, तो जहां जहां भगवान शिव का वीर्य गिरा, वहां वहां पर किसकी उत्पत्ति हुई, पारद की उत्पत्ति हुई। ऐसा हमारे किताबों में, कहानियों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो भगवान शिव का वीर्य, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भगवान शिव का वीर्य कौन से धातु को या कौन से तत्व को माना जाता है, तो उसका आंसर है आपका पारद। चलो एक क्वेश्चन और आता है कि माता पार्वती का रजस्राव किसे माना गया है, कोई बता सकता है आप में से इसका आंसर? माता पार्वती का रजस्राव किसे माना गया है? रजस्राव का मतलब है यहाँ पर जैसे पुरुष के अंदर मैथुन करने के बाद में वीर्य का स्राव होता है, ऐसे ही स्त्री में भी वीर्य का स्राव होता है। इसे स्त्री वीर्य भी कहा जाता है, इसे स्त्री वीर्य भी कहा जाता है। तरुण ने जो आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, गंधक को माना जाता है, ठीक है, गंधक को माना जाता है। यानी गंधक जो है वो माता पार्वती का रजस्राव माना जाता है, ठीक है। तो देखो भाई, गंधक और पारद, ठीक है, पारद और गंधक दोनों मिलाकर जिसे हम पीजी बोलते हैं, जब अपन रेगुलर क्लास पढ़ेंगे, तो रेगुलर क्लास जब मैं आपको बताऊंगा तो विभिन्न प्रकार के रसों के बारे में बताऊंगा। आपने आयुर्वेद की कई औषधियों के बारे में सुना होगा, जैसे आयुर्वेद की औषधि में जैसे आती है वटी, एक आती है वटी, ठीक है। वटी जैसे वटी का नाम जैसे क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक सेकंड, वटी का नाम, हाँ, शंशमनी वटी, ठीक है। बहुत सारी दवाइयों के नाम आते हैं, अचानक से ध्यान नहीं आ रहा, शंशमनी वटी। तो जितनी भी वटी आती है उन वटियों के अंदर तो क्या होती है, जड़ी बूटी, यानी पेड़ पौधों का जो है चूर्ण की टैबलेट बनाई जाती है। वटी बोले तो टैबलेट,
ठीक है। एक होता है रस, तो रस के अंदर भी क्या आती है, टेबलेट ही आती है। ये अंतर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वटी का मतलब भी टेबलेट है और रस का मतलब भी टेबलेट है। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे श्वास कुठार रस, काम दुधा रस, अर्श कुठार रस, अर्श कुठार रस, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन ये रस भी टेबलेट है, लेकिन यहां पर इनको एक देखो, इसके पीछे तो वटी शब्द आता है, लेकिन इसके पीछे रस आता है। रस क्यों आता है इसके पीछे? रस यहां पर इसलिए आता है क्योंकि ये जो टेबलेट बनाई गई है ये खनिज तत्वों से बनाई गई है। बोले तो रसशाला के जो विभिन्न धातुएं जो होते हैं, जैसे साधारण रस होते हैं 8, महारस होते हैं, उपरस होते हैं, रत्न होते हैं, उपरत्न होते हैं, लोह आदि होते हैं, ठीक है। तो उन सब से मिलाकर बनाई जाती है ये रस। और वटी किससे बनती है? वटी बनती है हमारे पेड़ पौधों से, ठीक है। पेड़ की पत्तियां, पेड़ की छाल, पेड़ की तने, उनको सुखाकर जो है बनाई जाती है वटी, ठीक है। तो यहां पर रस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि उसमें कहीं ना कहीं पारद और गंधक दोनों मिक्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मात्रा में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर गंधक नहीं मिलेगा तो पारद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए पारद को ही क्या कहा गया है? रस भी कहा गया है पारद को। इसलिए पारद को क्या कहा गया है? रस भी कहा गया है, ठीक है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब अपन प्रैक्टिस में जब टैबलेट्स को देखते हैं ना, तो वटी में भी टैबलेट आती है और रस में भी टैबलेट ही आती है, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये भी टैबलेट है, ये भी टैबलेट है, इनमें अंतर क्या है? तो ये अंतर इसलिए आपको मैंने बताया है ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि इसमें तो वटी के अंदर तो अपने पेड़ पौधे होते हैं और रस में हमारे जो खनिज तत्व होते हैं उनसे मिलकर ये जो औषधि है, ये जो रस है, ये बनाया गया है, ठीक है। चलो, इसका शिव का वीर्य या शंभु शुक्र भी इसे बोला जाता है। शंभु शुक्र भी इसे बोला जाता है क्योंकि वीर्य को शुक्र भी कहा गया है ना, तो रस भी बोलते हैं, भगवान शिव का वीर्य भी बोलते हैं, और भी नाम आएंगे आगे। शंभु शुक्र भी बोला जाता है, ठीक है। चलो, इसका सांकेतिक नाम की बात करें तो सांकेतिक नाम का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसे Hg बोला जाता है। अगर आप लोगों में से किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो केमिस्ट्री के अंदर हर एक शब्द को एक अलग जो है भाषा दी गई है। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड यानी स्वर्ण यानी सोना, ऐसे गोल्ड थोड़ी बोलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इसको AU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AU बोलते हैं। ऐसे ही पारद को यानी मरकरी को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? Hg बोलते हैं। यानी साइंस की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? Hg बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? पारद बोलते हैं। और हमने संस्कृत आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। भगवान शिव का वीर्य बोलते हैं। शंभु शुक्र बोलते हैं, ठीक है। और क्या है? हाँ, परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक देखो भाई। परमाणु संख्या और परमाणु भार, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। परमाणु संख्या और परमाणु भार। अब आप सोचोगे कि सर ये परमाणु कहां से आ गया बीच में? हम तो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, ये परमाणु बीच में कहां से आ गया? तो परमाणु बीच में आएगा क्योंकि रासायनिक विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री, ठीक है। आप लोगों ने अगर 10वीं क्लास में तो देखा ही होगा, 10वीं क्लास में तो साइंस आती ही है, ठीक है। 10वीं क्लास में तो सबने पढ़ाई था,
ठीक है। परमाणु, अणु, परमाणु सुना होगा आपने नाम, ठीक है। अणु तो जैसे मान लो कोई पत्थर है, जैसे मान लो ये पत्थर है, पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया आपने, जैसे इसकी रेत बना दी आपने, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में जो है पत्थर को तोड़ दिया है आपने, इसकी रेत बना दी, ठीक है। तो किस में तोड़ दिया है आपने? अणुओं में तोड़ दिया है। किस में तोड़ दिया है? अणु बना दिए हैं उसके छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो छोटे छोटे जो कण हैं, ये छोटे छोटे अणु जो है, ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर? यानी किसी भी तत्व की, यानी किसी भी खनिज की सबसे छोटी जो इकाई है उसे क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है, ठीक है। यानी किसी भी खनिज की, ठीक है, किसी भी मेटल की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर जो है अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में हजारों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, हजारों प्रकार की कोशिकाएं होती है। और संख्या कितनी होती है? संख्या होती है अरबों खरबों में, ठीक है। उनसे हमारा शरीर जो है मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें कि इकाई की, तो इकाई क्या है? हमारे शरीर की इकाई क्या है? हमारी कोशिका। यानी एक कोशिका से पूरा शरीर जो है वो बना हुआ है, ठीक है। यानी अगर हम सबसे छोटे पार्ट की बात करें, हमारे शरीर में सबसे छोटा क्या है? कि कोशिका है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी खनिज में, यानी किसी भी तत्व में, किसी भी मेटल के अंदर सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है, ठीक है। हम साइंस में कोशिका के बारे में बात करेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में आपके शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान में कोशिका के बारे में बता रखा है, ठीक है, कि भाई कोशिका ये होती है, कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें गोल्जी बॉडी होती है, उसमें केंद्रक होता है, उसमें गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो हम किसी एक कोशिका के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, सभी कोशिकाओं के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एक कोशिका में है वही चीज सभी कोशिकाओं में है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या बात कर रहे हैं? परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परमाणु संख्या और परमाणु भार कितना होता है? तो परमाणु संख्या जो होती है वो 80 होती है। अगर आपने नाम सुना हो पीरियोडिक टेबल, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर अब तक खोजे हुए जितने भी मेटल है, यानी जितने भी तत्व है, उनकी एक सारणी बनाई हुई है, जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका कौन सा नंबर है? 80 नंबर है, 80 नंबर का परमाणु यह होता है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका नंबर कौन सा है? परमाणु संख्या 80 है, और परमाणु भार कितना है इसका? 200.8 है, ठीक है। ये फिक्स नंबर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे कि परमाणु जो है, सॉरी पारद जो है, पारद कहाँ प्राप्त होता है साहब? पारद खदानों में प्राप्त होता है, ठीक है, जमीन के अंदर प्राप्त होता है। पारद पहाड़ों में गहरा गड्ढा खोदते हैं उसमें प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि जमीन के अंदर जो है पारद हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि पारद अकेला मिल जाएगा, पारद के साथ में और भी चीजें मिलेगी, ठीक है। कई बार पारद अकेला भी मिल जाता है, जैसे सोना है, सोने को अपन ढूंढते हैं, ठीक है। तो सोने की खदान जो होती है, जहां पर सोना पाया जाता है, वहां पर सोना कई बार क्या होता है कि अकेला भी मिल जाता है, और कई बार क्या होता है उसके साथ में और भी धातुएं मिली हुई आती है, ठीक है। तो वही बात करेंगे अपन। ये सबके समझ में आ गया भाई? ये सबके समझ में आ गया? कि कोई डाउट है तो बताओ इसमें, बोलो भाई। तरुण कुमार,
आ गया कि समझ में भाई? विनोद कुमार, प्रतिज्ञा, प्रिया, कृष्ण अग्रवाल, तरुण कुमावत, ये जो अभी आपको बताया है ये समझ में आया? इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ भाई। अब आपकी केवल एक डेमो क्लास और आएगी, ठीक है? उसके बाद में आपकी डायरेक्ट मेन क्लास स्टार्ट होगी, है ना? क्योंकि अपनी 5 डेमो क्लास आज हो चुकी है, तो एक डेमो क्लास और करा देंगे। ये 5 भी डेमो क्लास है आपकी, और इसी तरह से जो है अपन बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 17 अगस्त से अपने रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? रेगुलर क्लास अपनी 17 अगस्त से शुरू हो जाएगी, और 15 अगस्त आज हो चुकी है, शायद 11 अगस्त आज हो चुकी है, तो 15 अगस्त तक का जो है ऑफर रखा गया है, ठीक है? 15 अगस्त 2026 तक का सिस्टम ऐसा रहेगा कि टॉपर्स बैच की रजिस्ट्रेशन फीस, पंजीकरण फीस 499 रुपये रखी गई है, और इसकी जो क्लास फीस है वो 15 अगस्त तक 2000 रुपये रखी गई है, ठीक है? वैसे इसकी जो फीस है वो 4000 रुपये है, लेकिन आप लोगों के लिए विशेष छूट देते हुए इसकी फीस 2000 रुपये करी गई है। 15 अगस्त के बाद में आपको इसमें डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद में आपको जो फीस है वह 4000 रुपये ही जमा करवानी होगी, ठीक है? मैं 1 तारीख से ही जो है इसके डेमो मैंने स्टार्ट कर दिए थे, हाँ 3 तारीख से डेमो स्टार्ट किए थे, तो 1 तारीख से मैंने ये जो फीस है ये लागू कर दी थी। तो 15 दिन में आपको 15 दिन का मैं आपको समय दे रहा था, 15 दिन पूरे हो जाएंगे 3-4 दिन के बाद में, तो उसके बाद में आपको जो है इतनी छूट में नहीं दे सकता। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले लो 15 अगस्त से पहले पहले, ठीक है? 15 अगस्त तक शाम को रात को 10 बजे तक ले सकता है, ठीक है? आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हो उनको बता देना, आपके साथी कैंडिडेट जो है जो तैयारी करना चाहते हैं या जिनकी अभी अभी हाल ही में डीएनपी कंप्लीट हुई है, जो इंटर्नशिप वाले भी इस बैच को ले सकते हैं, या जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है वो भी इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि भर्तियां आती रहती है, ठीक है? जैसे सीसीआरएस है, सीसीआरएस में भर्तियां 6 महीने में, साल भर में भर्तियां चलती रहती है। डीएसएसबी की भर्ती अभी कंप्लीट हुई है थोड़े दिन पहले ही, फिर आ जाएगी, ठीक है? यूपीपीएससी की अभी भर्ती जो है चल रही है, ठीक है? उसका तो खैर टाइम निकल चुका है। और दूसरा ये है कि आती रहती है, स्टेट लेवल की भर्ती आती रहती है, अपने सेंट्रल लेवल की भर्ती आती रहती है। इसके अलावा दिसंबर में आपके संभावित भर्ती आने वाली है आयुष नर्सिंग ऑफिसर की राजस्थान में, ठीक है? तो उसके लिए विशेष रूप से यह बैच चलाया गया है। लेकिन मैं इस तरह के लेवल से आपको पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम को जो है इस क्लास के माध्यम से, इन नोट्स के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, ठीक है? इतना आपको मैं योग्य बना दूंगा कि आप क्या है कि किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। देखो, पढ़ाने का काम मेरा है, लेकिन मेहनत करने का काम आपका रहेगा। आज फाइनल लिस्ट आई थी, मैंने आपको शुरू में बताया था, मेरे पास में जो थे 62 कैंडिडेट थे, मतलब 62 बच्चे थे मेरे पास में टारगेट बैच के अंदर। उन 62 बच्चों में से मेरे जो 46 जो कैंडिडेट है, 46 जो स्टूडेंट है टारगेट बैच के, वो सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी वो आयुष नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं, यानी वो अब उनका भविष्य चेंज हो चुका है, ठीक है? उनका फ्यूचर जो है बन चुका है, ठीक है? आगे जाकर वो परमानेंट भी हो जाएंगे, ठीक है? तो इसी तरह से आपको मेहनत करनी है,
ठीक है, और जी जान से मेहनत करनी, क्योंकि ये नहीं देखा है कि भर्ती कब आएगी। भर्ती आएगी जब आएगी, भर्ती कब आएगी इसका डिसाइड ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। ठीक है, बस अपने हाथ में ये चीज है कि अपन केवल पढ़ाई कर सकते हैं, अपन उस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो भर्ती निकालने का काम सरकार का है। सुनने में आ रहा है कि भाई दिसंबर तक भर्ती आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि दिसंबर में आई जाएगी, क्योंकि मुझे जो न्यूज मिली है, ठीक है, उसके हिसाब से तो दिसंबर तक भर्ती आ जानी चाहिए। ठीक है, तो सरकारी तंत्र है ये, सरकारी तंत्र में काम जल्दी भी हो जाता है, कई बार लेट भी हो जाता है, लेकिन हमें हमारी तैयारी को जारी रखना है, हमें हमारी तैयारी को मजबूत रखना है। ठीक है, युद्ध होने पर ही हमें तैयारी नहीं करनी, युद्ध होने से पूर्व ही हमें अपने आप को तैयार कर लेना है। ठीक है, देखो परसेंटेज बेस पर बच्चे लग रहे हैं कोशिश करने। अभी मैं आपको बात बताऊं, अभी जो है, अभी कल हमारे जो डिप्टी सीएम है श्री प्रेमचंद बैरवा, उनके पास में कुछ बच्चे गए थे, कल गए बच्चे, और वो बच्चे गए हैं कि सब परसेंटेज बेस पे, सॉरी एग्जाम बेस पे भर्ती कराई जाए। ठीक है, तो आधा गुट जो है, मतलब आप लोगों का जो आधा गुट है, वो आधा गुट तो कह रहा है कि साहब एग्जाम कराओ, आधा गुट कह रहा है कि साहब परसेंटेज बेस पे भर्ती निकालो। लेकिन जो ज्यादा संभावना जो बन रही है वो परसेंटेज बेस की नहीं बन रही है, ज्यादा संभावना जो बन रही है वो एग्जाम बेस की ही बन रही है। क्योंकि अभी जो एएमओ की भर्ती जो आएगी, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की जो भर्ती आएगी, वो भर्ती एग्जाम से आएगी, आरपीएससी से आएगी। ठीक है, तो आरपीएससी से अगर वो भर्ती आएगी तो फिर आपकी भर्ती भी आरपीएससी से ही आएगी। ठीक है, बाकी देखते हैं, देखो समय आने पर पता लग जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है, क्योंकि सरकारी तंत्र है ये, सरकारी तंत्र में क्या होता है कि चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, और कोई दूसरा डिपार्टमेंट होता ना तो वो एक अलग बात है, लेकिन अपना ये जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट है ना, इसमें संभावना जो है व्यक्त की जा सकती है, केवल फिक्स नहीं बोला जा सकता। ठीक है, इसलिए तो मैंने लिखा है नई संभावित आयुष नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, इसलिए क्या है कि आप लोगों को, तो आप लोगों के हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, आप लोग मन लगाकर तैयारी करो। ठीक है, तो मन लगा के तैयारी करोगे तो आप लोगों के पास में और भी कई ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी करो, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, लोगों की बातों में ध्यान मत दो। कोई आपसे कहेगा कि नहीं नहीं भर्ती तो परसेंटेज बेस पे आएगी, तैयारी मत करो, और भर्ती आरपीएससी से आगे जब क्या करोगे, भर्ती आरपीएससी से आ जाएगी फिर क्या करेंगे आप लोग। ठीक है, इसलिए किसी की भी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो बातें हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोलता है, दूसरा तीसरे से बोलता है, ये तो बातें हैं, बातें ऐसे ही मार्केट में घूमती रहती है। ठीक है, वही होगा जो सरकार चाहेगी। ठीक है, किसी स्टूडेंट के कहने से कुछ नहीं होगा, जो सरकार चाहेगी, जो नियमों में लिखा हुआ है वही होगा। ठीक है, और नियमों में ये चेंज हो चुका है कि भाई आपकी भर्ती जो है परसेंटेज बेस पे नहीं आएगी, ये नियमों में चेंज हो चुका है कि आपकी भर्ती एग्जाम से ही होगी। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ही तो ये बैच स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग सीरियस हो जाओ भाई, क्योंकि आने वाले समय में नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको टाइम जो है वो कम मिलेगा। ठीक है, इसलिए पहले ही ये बैच स्टार्ट किया गया ताकि आप पहले ही एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। चलो, तो बात करते हैं कि पारद जो है वो किस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो पारद जो है हमें दो तरह से प्राप्त होता है, एक तो मुक्त स्वरूप, यानी इसमें क्या होगा कि पारद जो मिलेगा वो अकेला मिलेगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होगी, कोई किसी भी प्रकार का और कोई इसके अंदर जो है तत्व नहीं पाया जाएगा, केवल शुद्ध पारद होगा ये। ठीक है, दूसरा है यौगिक स्वरूप। ठीक है, एक तो मुक्त स्वरूप और दूसरा है यौगिक स्वरूप। हिंगुल बताया जाएगा, अभी आप 2 मिनट रुको, बस हिंगुल आने ही वाला है। ठीक है, तो मुक्त स्वरूप जो होता है, अब जैसे ये पारद है,
ये पारद है साहब, ठीक है। अब इस पारद में ये ब्लैक कलर मैंने बना दिया है, ये ब्लैक कलर के अलावा आपको कोई कलर इसमें नजर नहीं आएगा, मतलब ये शुद्ध पारद है, ठीक है। ये कैसा पारद है? ये शुद्ध पारद है। लेकिन जब हम यौगिक स्वरूप की बात करते हैं, जब हम यौगिक स्वरूप की बात करते हैं तो इसके साथ में गंधक भी मिला हुआ आता है, नाग भी मिला हुआ आता है, कई बार वंग भी इसके अंदर मिला हुआ आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यौगिक स्वरूप का मतलब ये है कि पारद जो है वो अकेला प्राप्त नहीं होता है, पारद के साथ में और भी तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो पारद जो होता है, मुक्त स्वरूप का जो पारद होता है, इसे स्वयंभू पारद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्वयंभू पारद भी कहा जाता है, या गलद रौप्य निभम भी कहा जाता है। गलद रौप्य निभम, ये शब्द आपको याद रखना है। क्वेश्चन आया हुआ है कि गलद रौप्य निभम शब्द किस लिए लिया गया है, या किस लिए यानी किसके लिए कहा गया है? तो पारद के मुक्त स्वरूप के लिए। क्या कह रहे हो पूनम? पूनम अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है मैंने क्लास के लिए। मैं आप लोगों से जो है टाइम मांगूंगा, आप लोग बताना मुझे भाई सुबह का टाइम रखे। जैसे सुबह का एक अभी तरुण कह रहा था कि सुबह आप 7 से 8 रख लो, ठीक है। तो सुबह 7 से 8 का भी जो है 7 बजे से लेके 8:15 साढ़े 8 तक का भी एक स्लॉट है मेरे पास में। सुबह 8 बजे से लेके 9:15 साढ़े 9 तक का भी स्लॉट है, ठीक है। एक स्लॉट मेरे पास में आप लोगों के लिए है शाम को 4 बजे से, ये जो अपनी डेमो क्लास का टाइम है, ठीक है। एक ये टाइम है, ठीक है। तो 4 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक, ठीक है। और तीसरा जो टाइम है वो है तीसरा टाइम जो है रात को 8 बजे से, ठीक है। रात को 8 बजे से लेके रात को 8 बजे से 9:15 साढ़े 9 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग जैसा भी है मुझे बता देना, मैं वोटिंग कर लूंगा। वोटिंग में जो टाइम आप डिसाइड करोगे वो उसी टाइम पे क्लास अपन रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइव क्लास देखने के बाद में आपको क्लास देखने को नहीं मिलेगी। लाइव क्लास जो है वो सेव हो जाती है, तो उस क्लास को आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास जो है फिर आपको दिखाई नहीं देगी। लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, वो 1 साल तक के लिए रिकॉर्ड रहेगी, उसे आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चा लाइव क्लास नहीं ले पाता है, जो बच्चा लाइव क्लास नहीं ले पाता है उसके लिए ये सुविधा की गई है कि लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी और उस रिकॉर्ड क्लास को आप कभी भी कितनी बार भी उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबके लिए सुविधा है, जो बच्चा क्लास समय पर नहीं ले सकता वो भी बाद में क्लास देख सकता है, ठीक है। आप लोग बता देना, जो भी है अपन टाइम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो यौगिक स्वरूप जो होता है, यौगिक स्वरूप जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हिंगुल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हिंगुल कहते हैं। इसे हिंदी में, इंग्लिश में सिनेबार भी बोला जाता है। सिनेबार भी इसे बोला जाता है, ठीक है। हिंगुल या सिनेबार इसे बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यौगिक स्वरूप को हिंगुल या सिनेबार कहा जाता है और मुक्त स्वरूप को स्वयंभू या गलद रौप्य निभम भी कहा जाता है, ठीक है। पूनम, अगर आपको दिक्कत है क्लास के टाइमिंग में तो क्या है कि आप रिकॉर्ड क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप रिकॉर्ड क्लास भी देख सकते हैं। अगर आपका टाइमिंग सेट नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे हिसाब से तो देखो सुबह का जो टाइम है ना वो आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइम है। सुबह का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें क्या है कि ना दिमाग जो है ताजा रहता है, फ्रेश माइंड रहता है। भाई आपको रिकॉर्ड क्लास भी तो देखने को मिलेगी ना।
भाई आप ये मत सोचो कि लाइव क्लास को हम दोबारा नहीं देख सकते। लाइव क्लास को आप दोबारा भी देख सकते हो, वो क्लास आपके ऐप में सेव रहेगी 1 साल तक। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों की कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो वो सेव रहेगी और आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है पूनम, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए सारी सुविधा आप लोगों के लिए कर रखी है। ठीक है, चलो, तो पारद जो है हमें जमीन के अंदर से मुक्त स्वरूप में भी प्राप्त होता है, जिसे हम स्वयंभू पारद या गलद रोप निभम भी कहते हैं। यौगिक स्वरूप का जो पारद होता है उसे हम हिंगुल भी कहते हैं। ठीक है, हिंगुल हिंगुल में क्या होता है, पारद और गंधक दोनों होता है। ठीक है, यानी पारद के साथ में क्या पाया जाता है, गंधक भी पारद के साथ में पाया जाता है, यानी पीजी जिसे बोलते हैं। पीजी शब्द को मैं जब रसाला पढ़ूंगा तो बार बार में इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो हिंगुल है, ये हिंगुल भी अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। देखो भाई, अरे पूछ सकते हो आप लोग, मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपका जो जैसे मान लो आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है, तो मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अलग से भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। जब तक आप लोगों के डाउट नहीं क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको समझाया जाएगा। ठीक है, इसलिए चिंता मत करो बिल्कुल भी। आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरी आपका सिलेक्शन कराने की। ठीक है, लेकिन आप लोग तो बस पढ़ाई करो और पढ़ाई पर ध्यान दो आप बस। तो ठीक है, आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो है रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, मैसेज छोड़ दो, कई बार क्या होता है मैं ड्यूटी पे होता हूं तो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। ठीक है, लेकिन आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप लोग कुछ भी मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, कितनी बार भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जितनी मर्जी आप पूछो मेरे से। ठीक है, चलो, तो इसके अलग अलग स्वरूप प्राप्त होते हैं साहब। तो देखो कौन कौन से स्वरूप है। एक है हंसपाद हिंगुल, हंसपाद हिंगुल। ठीक है पूनम, दरद हिंगुल, दरद हिंगुल। प्रवालाव हिंगुल, ये इसके अलग अलग प्रकार है। ठीक है, चरमार हिंगुल। भाई आप लोग मुझे डिसाइड करके बता देना कि आप लोगों को कौन से समय पर क्लास लेनी है। ठीक है, दैतेंद्र रक्त और गिरी सिंदूर, ये इसके अलग अलग जो है अलग अलग स्वरूप है। ठीक है, तो हिंगुल जो है इसके अलग अलग स्वरूप है। हंसपाद हिंगुल, दरद हिंगुल, प्रवालाभ हिंगुल, ठीक है, चरमार हिंगुल, दैतेंद्र रक्त और गिरी सिंदूर। ठीक है, अच्छा, ये जो हंसपाद हिंगुल जो होता है, ये हंसपाद हिंगुल गुड़हल, गुड़हल बोले तो जपा, गुड़हल, गुड़हल बोले तो जपा, गुड़हल बोले तो जपा
गुड़हल के जैसे रंग का होता है, यानी हंसपाद हिंगुल जो होता है, जैसे गुड़हल का कलर कैसा होता है, गुड़हल का जो फूल होता है वो लाल कलर का होता है। यानी इसको अगर अपन इसको जैसे ये जो पत्थर है एक टाइप का, इस पत्थर को जब अपन घिसेंगे ना तो लाल कलर की रेखाएं अपन को प्राप्त होंगी। क्या बोल रहे हो? डमरू यंत्र से निष्कासन, हाँ अपन आगे पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक है। अपन यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पुट के बारे में पढ़ेंगे, यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जब अपन देखेंगे कि जो है कौन से यंत्र के द्वारा जो है इसको अलग किया जा रहा है, ठीक है। उसमें अलग अलग चीजें हैं, वहां पर अपन देखेंगे यंत्रों के द्वारा क्या होता है कि यौगिक स्वरूप को जो होता है, यौगिक स्वरूप में से क्या है कि जो मुख्य जो तत्व होता है उसको अलग किया जाता है, ठीक है। जारना भी की जाती है, ठीक है, मारण भी किया जाता है, ठीक है। मारण तो खैर पुट में किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही है आपका दर्द हिंगुल, इसे यकृतादार हिंगुल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा बहुत मात्रा में शिलाजीत भी इसके अंदर पाया जाता है, शिलाजतु, ठीक है। इसमें तो आपको यही चीज याद रखने वाली है, ठीक है, यकृतादार, ठीक है। दूसरा है प्रवालाभ हिंगुल। प्रवालाभ जो हिंगुल जो होता है मूंगा या प्रवाल के जैसा होता है, ठीक है, नाम से पता लग रहा है मूंगा या प्रवाल के जैसा होता है, ठीक है। मूंगा या प्रवाल के जैसा होता है, जब इसको घिसा जाता है ना पत्थर पे, जब इसको पत्थर पे घिसा जाता है तो इससे सफेद कलर की रेखाएं हमें प्राप्त होती है। जब इसे पत्थर पर घिसा जाता है तो सफेद कलर की रेखाएं जो है प्राप्त होती है। चरमार हिंगुल जो होता है वो काले कलर का होता है, कृष्ण वर्ण का होता है। भगवान कृष्ण कौन से वर्ण के थे? काले कलर के थे, ठीक है, इसलिए इन्हें कृष्ण नाम दिया गया है, ठीक है। और घिसने पर काली रेखा बनती है, ठीक है। तो हंसपाद में लाल रेखा, प्रवाल में सफेद रेखा, चरमार में काली रेखा, ठीक है। रेड, व्हाइट, ब्लैक, ठीक है। और देखो भाई दैतेंद्र रक्त, इसे कविराज प्रताप सिंह एक थे, उन्होंने नाम दिया इसे, ठीक है। इसके अंदर 75% पारद पाया जाता है। और तीसरा है ग्री सिंदूर, इसे क्या बोलते हैं? रेड ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में अपन रेगुलर क्लास जब अपनी चलेगी तो रेगुलर क्लास में इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक आपके लिए एक डेमो था कि अपन किस तरह से रेगुलर क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी की बात अपन अगली डेमो क्लास में करेंगे। और एक डेमो क्लास और आएगी आपकी 17 तारीख से पहले पहले अपन एक डेमो क्लास और करेंगे, ठीक है। तो 6 डेमो क्लास आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब जो है अपन को तो अब रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अपन इस तरह से रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे कि जो एक सब्जेक्ट अपन फर्स्ट ईयर का पढ़ेंगे पहले, फिर एक सब्जेक्ट सेकेंड ईयर का पढ़ेंगे पहले, ठीक है। एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, फिर फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, ऐसे अपन मतलब क्रम से चलेंगे, ठीक है। और दिसंबर तक जो है अभी चल रहा है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने रहेंगे आपके। तो 4 महीनों में आपका जो कोर्स है उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कोशिश रहेगी आपका फिर से रिवीजन करवाने की, ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह आपके रेगुलर चलते रहेंगे, ठीक है भाई। तो अभी सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट होने वाली है 5 बजे से, ठीक है। तो थैंक यू।